Hello everyone, welcome back to my channel once again. I hope you all are doing well and preparing well for the exam. आज हम करने वाले MCQs अभी 51 to 55। इस वीडियो के बाद आधे MCQs हमारे हो जाएंगे एंड जो बचे हुए MCQs हैं वो भी हम फटाफट से फिनिश कर लेंगे। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी ऑफ द टाइम करते हैं स्टार्ट विद MCQ नंबर 51। साथ साथ कंसेप्चुअल क्लैरिटी हम लेते चलेंगे। शाह बीड़ी कंपनी इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ सिगरेट। शाह बीड़ी क्या करता है? सिगरेट बनाता है। इट हैज बीन रजिस्टर्ड अंडर GST इन द स्टेट ऑफ द वेस्ट बंगाल। ये कहां पर रजिस्टर्ड है? वेस्ट बंगाल में रजिस्टर्ड है। द टर्नओवर ऑफ अ कंपनी फ्रॉम द करंट फाइनेंशियल ईयर इज 90 lakhs। कितनी टर्नओवर है? करंट फाइनेंशियल की टर्नओवर है 90 lakhs। एक्साइज ड्यूटी पेड ऑन द सिगरेट रिमूव कितनी है? एक्साइज ड्यूटी जो पे करी है वो कितनी है? 10 lakhs rupees इज द एक्साइज ड्यूटी विच यू हैव पेड। देन CGST SGST पेड ऑन सिगरेट इज 18 lakhs विच वाज चार्ज सेपरेटली इन द इनवॉइस। क्या क्या बता दिया? टैक्सेबल वैल्यू बता दी, एक्साइज ड्यूटी पेड बता दी, CGST SGST बता दिया। उसके बाद द कंपनी ऑल्सो रिकवर द एक्चुअल फ्रेट फ्रॉम द बायर्स। कंपनी ने क्या करा है? फ्रेट भी क्या करा है? रिकवर करा है। बायर से इंसिडेंटल चार्ज हो गया ना, तो उसके लिए जरूरी है, तो ये भी क्या करेंगे? इन रिलेशन टू सप्लाई जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो भी वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड हो जाते हैं। तो फ्रेट भी क्या हो जाएगा? वैल्यू ऑफ सप्लाई अगर पूछा होगा तो उसमें ऐड ऑन हो जाएगा। फ्रॉम द बायर्स ऑन द सप्लाई ऑफ द सिगरेट made during the current year also charge CGST SGST भी चार्ज किया है। उसके बाद क्या कह रहा है? द कंपनी पेड द टैक्स 5% अंडर द RCM while availing द GTA सर्विसेज। ध्यान रखना, GTA सर्विसेज ने अवेल करी है मतलब इनवर्ट सप्लाई है। इनवर्ट सप्लाई पे इसने RCM में टैक्स दिया है। इनवर्ट सप्लाई पे इसने क्या करा है? RCM में टैक्स दिया है। आगे वो क्या पूछ रहा है? कंप्यूट द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द शाह बीड़ी कंपनी। एग्रीगेट टर्नओवर हमने बतानी है। मैं फटाफट से बहुत बार आपको रिपीट करवा चुकी हूँ, फिर से कराती हूँ। अगर आप ये वाली वीडियो पहले देख रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए हम क्या करते हैं। GST के लिए हमें क्या करना पड़ता है? एग्रीगेट टर्नओवर निकालनी पड़ती है। वेदर द पर्सन इज लायबल टू रजिस्टर अंडर GST और नॉट, वी हैव टू सी द एग्रीगेट टर्नओवर। Aggregate turnover comprises of two things. One is the aggregate, another one is the turnover. Aggregate means club कर देना, aggregate means सारी स्टेट वाइज क्लब कर देना। टर्नओवर क्या है वो मैं आपको बताऊंगी। टर्नओवर को एग्रीगेट करने में क्या क्या बांधना है? टाई स्क्वायर बांधना है, टाई 2 बांधना है। मतलब टैक्सेबल टर्नओवर, इंटरस्टेट टर्नओवर, एग्जम्प्टेड टर्नओवर and exported turnover. All of these turnover will be clubbed. Then we will see the aggregate turnover कितना है। अगर वो aggregate turnover थ्रेशोल्ड लिमिट से एक्सीड कर रही है, अगर वो एग्रीगेट टर्नओवर बेसिक थ्रेशोल्ड लिमिट से एक्सीड कर रही है, देन यू आर लायबल टू टेक द रजिस्ट्रेशन। लेकिन हमने क्या बोला? एग्रीगेट टर्नओवर निकालते हुए टाई करना है, टाई को एग्रीगेट करना है, टाई को टाई करना है, बट उसमें से क्या क्या चीजें एक्सक्लूड करनी है वो भी हमें बताया हुआ है। जो भी CGST, जो भी GST वाले टैक्सेस हैं, CGST SGST IGST UTGST कॉम्पोजिशन सेस, जो CGST मतलब GST वाले टैक्सेस को एक्सक्लूड करना है। एंड एक चीज और एक्सक्लूड करनी है, ऐसी टर्नओवर जिसपे आपने RCM में टैक्स पे किया है, आपने RCM में टैक्स पे करा, मतलब दैट इज इनवर्ट सप्लाई। इनवर्ट सप्लाई को कभी भी ऐड एग्रीगेट टर्नओवर में नहीं करती हैं। इफ यू हैव सप्लाइड समथिंग ऑन व्हिच रिसिपिएंट हैज पेड द टैक्स ऑन RCM, मतलब आपकी वो आउटवर्ड सप्लाई है, सामने वाली पार्टी ने RCM में टैक्स पे किया तो वो आपकी सप्लाई बन जाएगी, वो ऐड करेंगे। बट आपने अगर RCM में टैक्स पे किया कि मैंने टैक्स पे वो मेरी सप्लाई की होगी, ऐसा नहीं है। चाहे आपने उस पर RCM में टैक्स पे किया है, स्टिल वो आपकी सप्लाई नहीं है, सप्लायर उसका सप्लायर वाला दूसरा है। वी आर द रिसिपिएंट ऑफ द सर्विसेज। तो इस केस में हम क्या क्या ऐड करेंगे? 90 lakhs हमें बताया हुआ है टोटल, 90 lakhs तो ऐड करेंगे, बिल्कुल करेंगे। एक्साइज ऐड होगा। बहुत बड़ी कंफ्यूजन जो आती है, ध्यान रखना क्या क्या मना किया हुआ है। GST के जो टैक्सेस है वो मना किए हैं ऐड करने से, अदर देन GST वाले टैक्सेस को ऐड करना है। एक्साइज इज अदर देन GST, तो 10 lakhs को हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। उसके बाद कंपनी ने फ्रेट चार्ज किया है 5 lakhs का, बिल्कुल 5 लाख का फ्रेट चार्ज किया, तो ये भी हमारा रिकवर कर रही है कस्टमर से, तो ये भी टर्नओवर में ऐड ऑन हो जाएगा। ये भी टर्नओवर में ऐड ऑन होता है, मतलब वैल्यू सप्लाई में ऐड ऑन होता है, टर्नओवर में ये भी ऐड ऑन हो जाएगा।
तो क्या हुआ यहाँ पे? अब एक बात बताओ, क्या ये जीटी की सर्विस जो मैंने अवेल करी है 5 lakhs की, विल दिस वुड बी इंक्लूडेड और नॉट? नो, बिकॉज दिस इज द इनवर्स सप्लाई जिसपे आरसी में टैक्स पे किया है, तो इस पे कोई भी ये बिल्कुल भी एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूड नहीं होने वाली है। तो 3 थिंग्स आर देयर जो हम इंक्लूड करेंगे, 90 लाख, 10 lakhs, 5 lakhs, 1 करोड़ 5 lakhs का अमाउंट देखते हैं क्या क्वेश्चन में अवेलेबल है। यस, डी मस्ट बी द आंसर फॉर द सेम। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। फिर से रिपीट कर रही हूँ, एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब होता है टर्नओवर को एग्रीगेट करना, मतलब क्लब करना, टाई करना, बांधना। क्या क्या टाई करना है? उसका निमोनिक है, टाई को टाई करना है। टैक्सेबल, इंटरस्टेट, एक्सपोर्टेड एंड एग्जम्प्टेड, एग्जम्प्टेड को भी ऐड करेंगे, बट रजिस्ट्रेशन किस किस स्टेट में लेते हैं ध्यान रखना। एग्रीगेट टर्नओवर देखने के बाद मान लो एग्रीगेट टर्नओवर बेसिक थ्रेशोल्ड लिमिट से एक्सीड कर रही है, तो आप रजिस्ट्रेशन कौन कौन से स्टेट में लोगे? जिस जिस स्टेट से यू आर सप्लाइंग द टैक्सेबल गुड्स की सप्लाई करे हो, जहां जहां से मतलब टैक्सेबल गुड्स या सर्विसेज मींस टैक्सेबल सप्लाई जिस स्टेट से हो रही है वहां पर रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी होता है। क्लब करते हुए एग्जम्प्टेड भी ऐड करते हैं, एक्सपोर्टेड भी ऐड करते हैं, बट आपको रजिस्ट्रेशन उस स्टेट में लेना है जिस स्टेट से आप टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 52। क्या कह रहा है फटाफट से? मिस्टर चमचम रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन दिल्ली, डोमेस्टिक ट्रेडर एज एन एक्सपोर्टर ऑफ द होलसेल गुड। पर्सन क्या करता है? डोमेस्टिकली ट्रेड भी कर रहा है एंड एक्सपोर्टर भी है। हिज एनुअल टर्नओवर एंड इनपुट, टर्नओवर की डिटेल भी दिया है, एंड जो आपने इसके रिगार्डिंग मान लो टैक्सेबल टर्नओवर आपकी इतनी है और जो टैक्सेबल आपने परचेजेस करी है उसका इनपुट क्या है, उसका इनपुट हमें साइड में दिया हुआ है। अब एक बात मुझे आप बताओ, ये बात आपको याद है कि एग्जम्प्टेड गुड्स, जब आप गुड्स की सप्लाई एग्जम्प्टेड कर रहे हो तो उनके जो परचेज पे इनपुट आपने पे किया उसका आपको जीएसटी नहीं मिलता। मतलब एग्जम्प्टेड गुड्स में आपने जो जीएसटी पे किया है उसका आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। मतलब जो आउटवर्ड सप्लाई है वो एग्जम्प्टेड है, तो उसके रिगार्डिंग जो आपने इनपुट लिया है उस पे आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। बट ध्यान रखना मैं आपको कुछ एक और कंसेप्ट टच करवा रही हूं। यहाँ पर क्या कह रहा है, अगर आपकी जो आउटवर्ड सप्लाई क्या है, आउटवर्ड सप्लाई के 2 केसेस हैं। आउटवर्ड सप्लाई या तो आपने क्या कर रहे हैं विद इन इंडिया बेची है, मतलब टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई, तो टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई तो क्या है? टैक्सेबल। आपने क्या मतलब आपकी आउटवर्ड सप्लाई है जिसके रिगार्डिंग जो इनपुट आ रहे थे, सॉरी एक सेकेंड रिपीट करती हूं मैं, एक और तरीका है मेरे को आपको इजी वे में बताने का। सिंपल सी बात आपने क्या देखनी है, आपके पास जो इनपुट आ रहे हैं वो 2 टाइप से आ रहे होंगे। इनपुट आप ला रहे हो जिन पे आपका आईटीसी पे किया हुआ है। अब आपने देखना है जो आपकी जो सप्लाई हो रही है वो एग्जम्प्टेड है। सप्लाई एग्जम्प्टेड कहां पे है? अगर वो एग्जम्प्टेड सप्लाई विद इन इंडिया है तो इस पे जो आपने इनपुट लिए हैं उसका आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। एग्जम्प्टेड सप्लाई विद इन इंडिया है, उस पे जो आपने इनपुट पे टैक्स पे किया है उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। जब आप आउटवर्ड पे गवर्नमेंट को कमा के नहीं दे रहे हो तो इनपुट का बेनिफिट्स भी आपको नहीं मिलेगा। जब आप गवर्नमेंट को सप्लाई पे पैसा कमा के नहीं दे रहे हो तो गवर्नमेंट कह रही है आपको इनपुट का बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। बट अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो एग्जम्प्टेड गुड्स का आपको आईटीसी मिल जाएगा। एक्सपोर्ट के केस में आपको एग्जम्प्टेड गुड्स का आईटीसी मिल जाएगा। जब आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपको आईटीसी मिल जाएगा। बट अगर आपने विद इन इंडिया सप्लाई करी है तो एग्जम्प्टेड गुड्स का अगर सप्लाई करी है तो इनपुट पे जो आपने टैक्स पे किया है उसका आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। फिर आता है एक्सपोर्टेड गुड्स। तो यहाँ पे क्या बात होगी, एक्सपोर्टेड गुड्स में क्या इसका मिलेगा? इसका तो नहीं मिलेगा बिकॉज एग्जम्प्टेड गुड्स है तो ऑब्वियसली मतलब इंडिया में दी होंगी तो इस पे जो आईटीसी आ रहा है वो नहीं मिलेगा। उसके बाद एक्सपोर्टेड के केस में जो आईटीसी आ रहा है उसका तो मिलेगा, चाहे वो एग्जम्प्टेड का है चाहे वो टैक्सेबल का है, चाहे वो एक्सपोर्ट एग्जम्प्टेड का है चाहे वो एक्सपोर्ट टैक्सेबल का है, इनपुट का आईटीसी आपको मिलेगा। लेकिन विद इन इंडिया सिर्फ टैक्सेबल का आईटीसी मिलेगा, एग्जम्प्टेड का आईटीसी नहीं मिलेगा। तो कितना हो जाएगा हमारा? 1 लाख का नहीं मिलेगा, 902 11 lakhs मस्ट बी द आंसर। आई होप आपको समझ में ये चीज आ गई है मैंने क्या बोला।
अगर आप विद इन इंडिया गुड्स की सप्लाई कर रहे हो। इनपुट भी सिर्फ टैक्स वाले होंगे। अगर आप टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो तो इनपुट पे आपको मिल जाएगा। लेकिन आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, चाहे वो आप क्या कर रहे हो, चाहे वो एक्सपोर्ट एग्जम्प्टेड गुड्स का ही क्यों ना कर रहे हो, चाहे वो एक्सपोर्ट टैक्सेबल गुड का ना कर रहे हो, एग्जम्प्टेड के केस में भी आपके पास जो इनपुट था एक्सपोर्ट के केस में वो आपको मिल जाएगा। एक्सपोर्ट के केस में आपको वो मिल जाएगा। चलिए उसके बाद क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन 53 बात कर रहा है, Mr. Prabhu, registered under GST in Mumbai, is in the business of trading of handicraft domestically, also exporting. एक्सपोर्ट भी कर रहा है, डोमेस्टिकली भी वो ट्रेड कर रहा है। टैक्सेबल गुड्स कितनी है, एक्सपोर्टेड गुड्स कितनी है, एग्जाम्प्टेड गुड्स कितनी है, ठीक है। टैक्सेबल गुड्स कितनी है, एक्सपोर्टेड गुड्स कितनी है, एग्जाम्प्टेड। टैक्सेबल का इनपुट बिल्कुल मिलेगा, एक्सपोर्टेड का इनपुट बिल्कुल मिलेगा। क्या एग्जाम्प्टेड का इनपुट मिलेगा, नहीं नहीं नहीं। अगर ये बोला होता कि एग्जाम्प्टेड भी एक्सपोर्ट करी है, एग्जाम्प्टेड भी एक्सपोर्ट करी है तो इनका मिलता। अगर एग्जाम्प्टेड वाले को एक्सपोर्ट किया होता तो मिल जाता। एक्सपोर्ट में नहीं देखना हमें एग्जाम्प्टेड है कि टैक्सेबल है, एक्सपोर्ट में तो जो भी हो आपको आईटीसी मिलेगा। लेकिन विद इन इंडिया अगर एग्जाम्प्टेड है तो इनपुट पे आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। चलिए उसके बाद डोमेस्टिकली जो क्या है, सप्लाई कर रहा है गुड्स, सेम वैल्यू ऑफ द गुड्स जो डोमेस्टिकली सप्लाई कर रहा है। मिस्टर प्रभु ने क्या करा है, एलयूटी वाला, मतलब विदाउट पेइंग। ध्यान रखना, एक होता है एलयूटी वाला, एलयूटी वाला होता है विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, एक होता है विद पेमेंट ऑफ आईजीएसटी। जब आप एक्सपोर्ट करते हो, जब आप विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी कर रहे हो, मींस आपने जो सेलिंग करी उस पर आपने कोई भी टैक्स पे नहीं करा, कोई भी टैक्स पे नहीं करा, बट बाइंग पे तो आपने टैक्स पे किया होगा, तो बाइंग वाले का आपको मिल जाता है। बाइंग वाले का आपको क्या मिल जाता है, आईटीसी मिल जाता है, रिफंड मिल जाता है। लेकिन 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 आईटीसी अवेलेबल होता है, रिफंड अवेलेबल होता है। बट इन अनदर सिनेरियो, अगर आप पे करके एक्सपोर्ट करते हो, मतलब सेलिंग पे 100 बनता था, 80 मेरे पास क्या था, 80 मेरे पास क्या था, 80 मेरे पास आईजीएसटी था और 20 मैंने पे कर दिया, तो जितना भी आपने टैक्स पे किया है, जितना भी आपने टैक्स पे किया है, आपको उसका रिफंड मिल जाएगा, आपको उसका रिफंड मिल जाएगा, वो हमें अलाउड हो जाएगा। तो एलयूटी में क्या होता है, आपको आईटीसी मिल जाता है सीधा। आप जो पे कर रहे हो वो टैक्स के थ्रू पे नहीं कर रहे हो, आप पेमेंट पे कोई भी टैक्स लगा नहीं रहे हो। तो वो क्या कह रहा है, वैल्यू ऑफ लाइक गुड्स, सेम गुड्स जो आपने एक्सपोर्ट करी हैं वो इंडिया में कितने में बेची जा रही है, 60 लाख में बेची जा रही है। मींस जो आपने एक्सपोर्ट करी है 75 लाख में, इंडिया में आप उसको 60 लाख में गुड्स को बेच रहे हो। इंडिया में आप क्या कर रहे हो, 60 लाख में उस गुड्स को बेच रहे हो। उसके बाद क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, लेट मी चेक ये पूछ क्या रहा है। वो पूछ रहा है रिफंड का अमाउंट कितना होगा। वो क्या पूछ रहा है, रिफंड का अमाउंट कितना होगा। मैं एक बार आपको फटाफट से रिफंड का कंसेप्ट क्लैरिटी देती हूँ। मैक्सिमम मैं जितनी दे पाई उतनी मैं आपको दूंगी यहाँ पर, बट बाकी जो हम बहुत ज्यादा डेप्थ में रिफंड के चैप्टर में कंप्लीट करेंगे, बिकॉज अगर मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा डीप लेके बैठ गई तो लिंकेज करते करते मैं पूरा चैप्टर यही पढ़ा दूंगी। तो अभी ध्यान से देखना मेरी बात, कंसेप्ट को, क्लैरिटी को ध्यान से लेना, सो दैट आपके क्वेश्चन गलत ना हो। ध्यान से देखना, आपको रिफंड कितना मिलता है, आपको रिफंड कितना मिलता है, रिफंड कितना मिलता है, उसका एक फॉर्मूला होता है कि मिनिमम ऑफ किस किस चीज का। ध्यान रखना, रिफंड आपको कितना मिलता है, मिनिमम ऑफ कितना। एक तो जो आप फॉर्मूले से कैलकुलेट करोगे, दूसरा जिस टाइम आप अप्लाई करो उस टाइम पे आपके लेजर में कितना अमाउंट है, तीसरा ये बात कि जब आपने जिस मंथ का जिस पीरियड का रिफंड है तब आपके लेजर में कितना है। ठीक है, कुछ 3 आइटम्स हैं जिसका मिनिमम मिलेगा। यहाँ पर जो फर्स्ट हम फॉर्मूला के थ्रू निकालते हैं, उसकी यहाँ पर बात की गई है, कि कितना आपको रिफंड मिल सकता है। एक फॉर्मूला दिया हुआ है जो आप निकाल सकते हो कि कितना आपको रिफंड मिल सकता है। तो रिफंड का फॉर्मूला है नेट आईटीसी कितना, ध्यान रखना, नेट आईटीसी गुड्स का भी होता है, सर्विसेज का भी होता है। नेट आईटीसी इंटू जीरो रेटेड सप्लाई। क्या है, जीरो रेटेड सप्लाई मतलब जो बाहर जा रही है एक्सपोर्टेड तो टर्नओवर होगी, जीरो रेटेड सप्लाई
डिवाइड बाय एडजस्टेड टर्नओवर। आपको ये बात समझ में आ रही है ना? पूरा आईटीसी जैसे हम प्रोपोर्शनेट करते हैं, पूरे आईटीसी में से एक्सपोर्टेड का आईटीसी निकाल लो, पूरे आईटीसी में से एक्सपोर्टेड का आईटीसी निकाल लो ऑन द बेसिस ऑफ द टर्नओवर। पूरा आईटीसी मान लो 100 है, जिसके बेसिस पे 1000 की टर्नओवर थी, 100 का आईटीसी है टोटल, तो 1000 की टर्नओवर से मान लो 800 की टर्नओवर एक्सपोर्टेड वाली है, तो आप क्या कर सकते हो, उतना आईटीसी निकाल सकते हो उसको प्रोपोर्शनेट करके। जैसे हम 6th 7th में प्रोपोर्शन करना सीखते हैं, वही बात कर रहा है नेट आईटीसी को आपने क्या करना है, प्रोपोर्शनेट करके निकाल लेना है। जीरो रेटेड का रिफंड मिलेगा ना हमें, एक्सपोर्टेड का रिफंड मिलेगा, तो एक्सपोर्टेड टर्नओवर को ऊपर रखना है, बेस नीचे जो एडजस्टेड टोटल टर्नओवर हो रही है उसको नीचे रखना है। बट यहां मैं इतना आपको बता सकती हूँ, बट इतना भी इजी कंसेप्ट ही नहीं है। 2-3 चीजें मैं आपको रिकॉल कराऊंगी सो दैट आपके माइंड में कोई डाउट ना रहे। नेट आईटीसी का मतलब इन्होंने क्या बताया हुआ है, नेट आईटीसी का मतलब इन्होंने बताया हुआ है आईटीसी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, आईटीसी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक बात बताओ, आईटीसी में से कौन कौन सा आईटीसी ऐड करेंगे? एक बात बताओ, आईटीसी में कौन सा आईटीसी ऐड करेंगे? नॉर्मल आईटीसी तो ऐड करेंगे, हम सबको पता है, बट एग्जम्पशन वाले आईटीसी पे आ जाओ। अगर आपने गुड्स विद इन इंडिया बेची है, अगर विद इन इंडिया गुड्स एग्जम्प्टेड करी है, तो क्या आप उसको आईटीसी आपको मिलता है? उसका आईटीसी तो नहीं मिलता, तो इस आईटीसी में भी वो ऐड होने वाला नहीं है। बट जो एक्सपोर्टेड टर्नओवर है, मान लो एग्जम्प्टेड गुड्स को एक्सपोर्ट किया है, जो उस पे आईटीसी से क्या है, क्या वो मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। अगर वही गुड्स इंडिया में बेची एग्जम्प्टेड वाली, तो आईटीसी अवेलेबल नहीं है जो आपने टैक्स पे किया इनपुट पे। अगर वो गुड्स आपने आउटसाइड इंडिया बेची, तो उसके इनपुट पे आपको टैक्स मिल जाएगा, एग्जम्प्टेड पे नहीं मिलेगा, जो आउटसाइड इंडिया बेची उस पे टैक्स मिल जाएगा। तो पहली बात तो हमने क्या करना है, जो हम नेट आईटीसी निकाल रहे होंगे, जो विद इन इंडिया आपने एग्जम्प्टेड गुड्स बेची है, उसका आईटीसी ऐड उसमें नहीं करना, बिकॉज वो एलिजिबल नहीं है, तो किस चीज का आईटीसी। दूसरी बात, आपको एक बोला होगा 4A 4B 89 4A 4B वाली जो सप्लाई है वो भी ऐड नहीं करनी। अब 4A 4B क्या होता है? 4A होता है एडवांस ऑथराइजेशन, 4B वाला होता है जो आपने मर्चेंट एक्सपोर्टर किया है। एडवांस ऑथराइजेशन का मतलब क्या होता है, आपके पास एक सर्टिफिकेट है, आप वो दिखा सकते हो, तो सामने वाली पार्टी आपसे टैक्स चार्ज ही नहीं करेगी। इन केस को इक्का दुक्का आपने चार्ज करवा के ले भी ली, तो आपको पूरा रिफंड मिल जाएगा, उस पे आपको फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। तो 4A वो हो गया। मर्चेंट एक्सपोर्टर में क्या होता है, 0 पॉइंट, थोड़े थोड़े एक्सपोर्टर की क्लब करके एक पर्सन पूरा बल्क में आगे एक्सपोर्ट कर रहा है, तो ज्यादा मैं इसके बारे में बात नहीं कर रही हूँ। तो मैंने आपको ये दो बता दी, क्योंकि इन दो केसेस में सेपरेट हमें प्रोविजन प्रोवाइडेड है, किस केसेस में, एडवांस ऑथराइजेशन एंड मर्चेंट एक्सपोर्टर के केस में। तो ये 3 चीजों को ऐड नहीं करना है, तो नेट आईटीसी में 3 चीजों को ऐड नहीं करना है। तो किस किस को ऐड करना है, ध्यान रखना, टैक्सेबल वाले इनपुट को ऐड करेंगे, बिल्कुल ऐड कीजिए, 12,50,000। एक्सपोर्टेड वाले को ऐड करेंगे, बिल्कुल ऐड करेंगे, चाहे वो एक्सपोर्टेड वाली एग्जम्प्टेड गुड्स ही क्यों ना हो। ध्यान रखना, चाहे वो एक्सपोर्टेड वाली एग्जम्प्टेड गुड्स ही क्यों ना हो, तो भी वो ऐड होएगा। बट जो एग्जम्प्टेड गुड विद इन इंडिया सेल करी है, क्यों हमें कैसे पता चला विद इन इंडिया सेल करी है, क्योंकि इसका नाम एग्जम्प्टेड गुड्स है, इसका नाम एक्सपोर्टेड नहीं रखा गया है। एग्जम्प्टेड गुड्स मींस विद इन इंडिया एग्जम्प्टेड की है, तो इसका टैक्स का आईटीसी हमने ऐड नहीं करना है। तो बाकी 4 जो हमें एडवांस ऑथराइजेशन 4A 4B कुछ भी गिवन नहीं है, तो 12,50,000 ऐड कीजिए एंड 5,50,000 ऐड कीजिए, मतलब 18 लाख का नेट आईटीसी है। उसके बाद आ जाइए एक्सपोर्टेड टर्नओवर में भी मैं आपको गुड्स का ही बता रही हूँ, सर्विसेज का हम रिफंड के चैप्टर में देखेंगे। गुड्स के केस में क्या होता है, एक्सपोर्टेड टर्नओवर, गुड्स के केस में भी एक बात बताओ, 4A 4B को ऐड नहीं करना। गुड्स के केसेस में भी सेम बात है, 4A 4B को ऐड नहीं करना। अगर आपने कुछ ऐसी एक्सपोर्ट करी है, एक्सपोर्ट में कोई 4A 4B वाली एक्सपोर्ट है, उसको ऐड नहीं करना। टर्नओवर लेनी है, हमने ध्यान रखना, टर्नओवर लेनी है। दूसरी बात क्या आ जाती है, टर्नओवर जो है क्या होता है, लोग यहाँ पर एक बात बताओ, आपको जनरल लैंग्वेज में समझ आ रहा होगा, जितना ज्यादा मैं यहाँ पर दिखाऊंगी अमाउंट न्यूमरेटर में, उतना ज्यादा मेरा फॉर्मूले से अमाउंट निकल आएगा। मैं एज एन एक्सपोर्टर क्या चाहूंगी, जितना ज्यादा मुझे रिफंड मिले, जितना ज्यादा यहाँ पे अमाउंट हो उतना ज्यादा रिफंड मिले। तो गवर्नमेंट ने एक लिमिट लगा दी, गवर्नमेंट ने एक सीलिंग लगा दी। क्या बोला, आप मान लो मैंने कितने का एक्सपोर्ट करा है, 75 लाख, मान लो मैंने 75 लाख लिख दिया, गवर्नमेंट को यहाँ पे डाउट आएगा, क्या सच में इसने 75 लाख का एक्सपोर्ट करा है। चलो, क्योंकि आजकल ऑनलाइन है तो सब कुछ गड़बड़ चल सकती है,
तो आप 75 लैक्स का एक्सपोर्ट कर रहे हो, आपने लिख दिया कि मैं 75 लैक्स का एक्सपोर्ट कर रही हूं, मैं 75 लैक्स का एक्सपोर्ट कर रही हूं। तो क्या होगा यहाँ पे 75 लैक्स का मैं अगर एक्सपोर्ट कर रही हूं तो यहाँ पर क्या होने वाला है, एक बात बताओ। 75 लाख से एक्सपोर्ट करी तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, हम आपको एक सीलिंग लगा रहे हैं। अगर यही गुड्स इंडिया में बेची जाती तो कितने की सेल होती, 60 लाख की सेल होती, हमें गिवन है 60 लाख की सेल होती। चलो आपको एक छूट देते हैं कि इसका 1.5 टाइम्स कर लो, 60 लाख का 1.5 टाइम्स कर लो, 50 कितना हायर। अगर यही गुड्स इंडिया में बेची जाती तो 60 लैक्स का 1.5 टाइम्स कर लो तो 90 लैक्स, और एक्चुअल में आपने जितना किया विच एवर इज लोअर, तो कितना विच एवर इज लोअर, तो क्या बोला गया, तो 75 ही लेंगे, विच एवर इज लोअर हमारा ओके है, विद इन दैट आ रहा है ओके है। अब नीचे आता है एडजस्टेड टर्नओवर, इसमें कौन कौन से टर्नओवर करेंगे, सारे टर्नओवर को क्लब करेंगे। जिसका आईटीसी नहीं आया क्या वो टर्नओवर आएगी, जिसका आईटीसी नहीं आया साइड पे बेस में, क्या वो टर्नओवर आएगी, नहीं आएगी, वो टर्नओवर नहीं आएगी बेस में। दूसरी बात 4A4 भी हम एक्सक्लूड करें, वो सब जगह से एक्सक्लूड कर रहे हैं, 4A4 भी एक्सक्लूड करें, वो सब जगह एक्सक्लूड कर रहे हैं। क्या क्या चीज रिमांड रखनी है आपने, जो एग्जम्प्टेड विद इन इंडिया एग्जम्पशन वाली गुड्स है उसका आईटीसी नहीं आएगा, 4A4B को एक्सक्लूड करना है। तीसरी बात, जो आप न्यूमरेटर में दिखा रहे हो कि कितनी वैल्यू की गुड्स आपने बेची हैं, जो आप न्यूमरेटर में दिखा रहे हो कि कितनी वैल्यू की गुड्स आपने बेची हैं, उसका मैक्सिमम 1.5 आप टर्नओवर दिखा सकते हो, किसका, जो आप डोमेस्टिकली बेचते, जितना आप डोमेस्टिकली उसको सेल करते मैक्सिमम उसका 1.5 टाइम्स दिखा सकते हो। डिवाइड बाय टोटल में कितनी आएगी, देखो 1,25 लाख आ जाएगी एंड 75 लाख आ जाएगी, 1,25 लाख आ जाएगी एंड 75 लाख आ जाएगी, 2 करोड़ यहाँ पर आ जाएगा। निकालिए कितना हमें रिफंड अलाउड है, मैक्सिमम 75 लाख डिवाइड बाय 1 करोड़, 75 लाख हो गया ऊपर, नीचे आ गया हमारा 2 करोड़ है ना, 2 करोड़ आ गया, मल्टीप्लाई करो 18 लाख से, 6,75,000 मस्ट बी आर द रिफंड की एक वैल्यू 6,75,000। अभी हम आंसर चेक करते हैं सो दैट हमारी क्लैरिटी हो जाए। अब एक बार नेक्स्ट करते हैं, फिर अपने आंसर्स को हम क्लैरिफाई करते हैं। उसके बाद स्टेट देना है, स्टेट करना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स बताने हैं। चलिए फटाफट से देखते चलते हैं ट्रू और फॉल्स क्या कह रहे हैं, क्या कह रहा है ट्रू और फॉल्स, ये ट्रू और फॉल्स फटाफट से। जीरो रेटेड सप्लाई मीन्स द सप्लाई ऑफ द गुड्स और सर्विसेज ऑन विच इट अट्रैक्ट्स नील रेट ऑफ टैक्स। नो 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 नो, नील रेट की बात नहीं हो रही है। जीरो रेट सप्लाई उसको बोलते हैं जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, जिसपे आप रिफंड के लिए एलिजिबल हो, जिसपे टैक्स रेट तो था बट आपने जीरो कर दिया ड्यू टू द रिफंड, तो क्या होता है जीरो रेट सप्लाई। उसको नहीं बोलते हैं जिसपे नील रेट है, जिसपे नील रेट है उसको जीरो रेट नहीं बोलते हैं। जीरो रेट किसको बोलते हैं, जो आप एक्सपोर्टेड कर रहे हो उसको आपने नाम दे दिया जीरो रेटेड सप्लाई, तो ये फॉल्स बात कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है, फॉल्स कर रहा है। उसके बाद एग्जम्प्टेड सप्लाई मीन्स, एग्जम्प्टेड सप्लाई किसको बोलेंगे, एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स और सर्विसेज और बोथ सप्लाई ऑफ द गुड्स स्पेशली। नो 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 नो, जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हो उसको नाम दिया जाता है जीरो रेटेड सप्लाई। एंड एग्जम्प्टेड सप्लाई किसको बोलते हैं, एग्जम्प्टेड सप्लाई बोलते हैं नॉन टैक्सेबल सप्लाई हो गई जिसपे एग्जम्पशन मिली हुई है, या फिर जो क्या है नील रेटेड हो गई, नील रेटेड हो गई, नॉन टैक्सेबल हो गई एंड एग्जम्प्टेड, वो आती है एग्जम्पशन सप्लाई में। तो ये जो है एक्सपोर्ट वाली जो सप्लाई है वो एग्जम्प्ट में सप्लाई में नहीं आती, बिकॉज एक्सपोर्ट वाली सप्लाई को तो हम क्या जीरो रेटेड बोलते हैं, सेपरेट मानते हैं, तो ये भी हो गया हमारा फॉल्स। उसके बाद नॉन टैक्सेबल सप्लाई मीन्स, नॉन टैक्सेबल सप्लाई मीन्स क्या होता है, नॉन टैक्सेबल सप्लाई भी होते हैं जो अभी तक जीएसटी के दायरे में आया ही नहीं है, नॉन टैक्सेबल जो जीएसटी के दायरे में आया ही नहीं है, लाइक पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गए, अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स हो गए, तो ये जो है वो अभी जीएसटी के दायरे में आए ही नहीं है। क्या कह रहा है ये, नॉन टैक्सेबल सप्लाई मीन्स सप्लाई ऑफ द गुड्स और सर्विसेज और इन विच नो जीएसटी है, जीएसटी लेवेबल नहीं है, ओके, बट आईजीएसटी इज लेवेबल। नो नो नो, जीएसटी सीजीएसटी लेवेबल नहीं है तो आईजीएसटी भी लेवेबल नहीं होगा ना, तो ये तो कोई बात ही नहीं बनी कि सीजीएसटी नहीं लगना चाहिए, आईजीएसटी लगेगा तो नॉन टैक्सेबल होगी। नो, नॉन टैक्सेबल का मतलब वो किसी भी जीएसटी के दायरे में नहीं रही है, चाहे वो सीजीएसटी है, चाहे वो एसजीएसटी है, चाहे वो आईजीएसटी है। गलत बोल रहा है, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। उसके बाद नेक्स्ट क्या बोल रहा है,
ITC may be availed for making the zero rated supply of exempt goods. yes true. जो मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, अगर आपने exempt गुड को एक्सपोर्ट किया है, जीरो रेटेड बनाया है, एक्सपोर्ट किया है, तो उस पर चाहे आपने exempt गुड को एक्सपोर्ट किया है तो भी उसके ITC का आपको मिल जाएगा, तो भी उसके ITC के लिए आप एलिजिबल है, आप उस ITC के लिए एलिजिबल है, आपको रिफंड मिल जाएगा। तो लास्ट का एक ट्रू होना चाहिए, बाकी सब फॉल्स है। एक बार देख लेते हैं है कोई ऐसा। यस ये हो गया ट्रू। चलिए उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद क्या कह रहा है फटाफट से देखते हैं, क्या कह रहा है फटाफट से देखते हैं। इन रिस्पेक्ट ऑफ द कंसाइनमेंट सप्लाई, इन रिस्पेक्ट ऑफ द कंसाइनमेंट सप्लाई ऑन 20th अगस्त प्रोविजनल असेसमेंट वाज रिपोर्टेड टू बाय द पर्सन फाइल्स ऑन मंथली बेसिस। प्रोविजनल असेसमेंट की बात कर रहा है। दिस असेसमेंट वाज फाइनलाइज्ड ऑन 20th नवंबर एंड टैक्स पेयर बिकम लायबल टू पे द GST ऑफ 10,000। क्वेश्चन में आपको समझाती हूँ क्या होता है। एक होता है प्रोविजनल असेसमेंट, मतलब जब आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, जब आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो टैक्स रेट क्या है, बहुत सारी चीजें आप डिसाइड नहीं कर पाते हो, आप डिपार्टमेंट के पास जाते हो, प्लीज मेरा प्रोविजनल असेसमेंट कर दो। हम यहाँ क्यों जाना चाहते हैं, क्योंकि कल को अगर टैक्स शॉर्ट पेड वगैरह हो गया तो पेनल्टी से बच जाएंगे, इसलिए प्रोविजनल असेसमेंट में जाना चाहते हैं। Why we go to the provisional assessment? So that we can be spared from the penalty। कि yes हमने आपको पहले ही बता दिया था ये चीज डिटरमाइन नहीं हो पा रही है, ये बात है। तो प्रोविजनल असेसमेंट के केसेस में क्या होता है, मान लो जो फाइनल असेसमेंट है, फाइनल असेसमेंट क्या है, मान लो प्रोविजनली आपने 8,000 पे किया, फाइनल असेसमेंट आपका 10,000 आ रहा है, तो 2,000 आपने गवर्नमेंट को पे करना है, अभी 2,000 आपने गवर्नमेंट को भी पे करना है। देखो अगर फाइनल असेसमेंट कम होता है तो गवर्नमेंट आपको रिफंड कर देगी, सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट आपको रिफंड कर देगी। बट इन केस फाइनल असेसमेंट इज कमिंग मोर देन द प्रोविजनल, तो आपको गवर्नमेंट को पे करना है। तो इसका क्या प्रोविजन है, कब से कब तक का इंटरेस्ट लगेगा, इंटरेस्ट तो लगता ही लगता है, पेनल्टी से बच जाओगे बट इंटरेस्ट से नहीं बचोगे, चाहे आपको प्रोविजनल असेसमेंट था। तो कब से कब तक का लगता है, गवर्नमेंट कहती है ये 2,000 आपने, अगर ये हम देखे जाए ये 2,000 कब की सप्लाई है, ये सप्लाई है अगस्त की सप्लाई है, तो अगस्त की सप्लाई है मतलब आपको तब देना चाहिए था, अगस्त की रिटर्न में आपको देना चाहिए था। अगस्त की रिटर्न कब जाती है, 20th सितंबर तक जाएगी, मतलब ड्यू डेट आपकी कब बनती है, 20th सितंबर। जिस दिन हमने फाइनल ऑर्डर निकाला, हम वो नहीं देख रहे कि उस दिन से हमें पे करो, हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक्चुअल में पैसा कब तक आ जाना चाहिए था। तो कब तक आ जाना चाहिए था, जिस मंथ की वहां पे ड्यू डेट है, अगस्त की सप्लाई है, तो ये पैसा 20th सितंबर तक गवर्नमेंट के पास जाना चाहिए था। तो प्रोविजनल असेसमेंट जब फाइनल हुआ तो इंटरेस्ट आप कब से लोगे, इंटरेस्ट अब लेंगे उस मंथ की ड्यू डेट से जिस डेट की वो सप्लाई थी, उस मंथ की ड्यू डेट से जिस डेट की वो सप्लाई थी, टिल द डेट आपने पेमेंट करी है, टिल द डेट आपने पेमेंट करी है। तो काउंट करते हैं कितने दिनों का इंटरेस्ट लगेगा, सितंबर के 10 डेज हो जाएंगे, अक्टूबर के 31 डेज, नवंबर के कितने हैं, नवंबर के 30 डेज, और जब एक्चुअल पेमेंट कब करी है, 20 दिसंबर, तो 20 डेज दिसंबर के भी ले लीजिए, 20 डेज दिसंबर के भी है। फाइनल कब हुआ कोई मतलब नहीं है, जिस दिन तक पे करना है, जब पे करना चाहिए था तब से तब तक के डेज 91 डेज आ रहे हैं, 10 डेज सितंबर, अक्टूबर नवंबर पूरा एंड दिसंबर के 20 डेज आ जाएंगे, 91 डेज मस्ट बी द आंसर। एक बार हम अपने आंसर्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं सो दैट हमें क्लैरिटी हो जाए कि हमारे सारे आंसर्स करेक्ट हैं। चलिए एक बार देख लेते हैं 51 to 55 DBB, 1 second प्लीज, DBBAB। वन का क्या था, 1 second प्लीज, यस डी था, फिर बी था, डी बी, फिर बी होना चाहिए, यस डी करेक्ट है हमारा, DBB, फिर आ जाएगा ए, यस देन बी। चलिए यहां पर हमारे करेक्ट हो गए
सारे आंसर्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। इफ यू आर गेटिंग अंडरस्टैंडिंग विद दिस वीडियोस देन शेयर विद योर फ्रेंड्स एज वेल। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड, स्टे मोटिवेटेड एंड यस स्टिल यू हैव सफिशिएंट टाइम। कीप फोकसिंग ऑन योरसेल्फ ओनली। एग्जाम बाकी सब चीजों को अभी हाल फिलहाल के लिए छोड़ दीजिए। एग्जाम अगर हो गए तो बाकी सब चीजें ऑटोमेटिकली विल फॉल इनटू द प्लेस। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।